प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुकलाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 12 के छात्र छात्राओं के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत समाप्त हो चुका है। भारत लोग और अर्थव्यवस्था चल रहा है, इसमें छठा चैप्टर चल रहा है जल संसाधन। ये पाठ भी, इसमें 5 वीडियो बनाया जा चुका है। आज 5वां है अभ्यास के प्रश्नोत्तर। इसके बाद ये पाठ पूरा हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन, जैव संसाधन, अननवीकरणीय संसाधन, चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन इसका उत्तर होगा। मैंने बताया था कि जब सूर्य की किरणें महासागर या सागर पर पड़ती हैं तो वो पानी जो है वाष्पीकरण हो जाता है। पौधों से जो निकलता है उसको वाष्पोत्सर्जन करते हैं। फिर ये पानी ऊपर जाकर के संघनन क्रिया द्वारा बादल बनता है, फिर बादल से वर्षा होती है। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है, इसलिए चक्रीय संसाधन हुआ। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में से कुल भौम जल संभावित से ज़्यादा है? ये कह रहा है कि भूमिगत जल उपयोग कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा। हमने पिछली वीडियो में बताया है कि सबसे अधिक भौम जल का अधिकतम उपयोग करने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु में तमिलनाडु है। इसका मतलब कि भौम जल का उपयोग प्रतिशत ये तमिलनाडु उत्तर होगा। तीसरा है, देश के प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? सिंचाई, घरेलू उपयोग, उद्योग, इनमें से कोई नहीं। कृषि क्षेत्र में, कृषि सेक्टर में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई आता है, इसलिए सिंचाई इसका उत्तर होगा। अब दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो इसे हम देखते हैं। उसमें दूसरे में पहला प्रश्न है, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। ये कह रहा है, प्रश्न को समझिए कि भारत में जो जल संसाधन है उसमें तेजी से कमी आ रही है। इस कमी के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं? तो जिम्मेदार कारक तो यह पहला है, सिंचाई के लिए अधिक जल की मांग। आपने देखा कि सतही जल का 89%, भौम जल का 92% सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। अधिक मांग हो रही है जल की। दूसरा है, जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का कम होना। आबादी ज़्यादा है और पूरे जो है 3%, 71% का 3% जल ही उपलब्ध मानव के लिए है। तो आबादी ज़्यादा होने की वजह से जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होगी। तीसरा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जल के उपयोग में वृद्धि। जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जल के उपयोग में वृद्धि होती जा रही है, तो स्वाभाविक है कि जल संसाधन में कमी होगी। चौथा है, उद्योगों में जल का अंधाधुंध प्रयोग। आजकल औद्योगिकीकरण ज़्यादा हो रहा है, उद्योगों में जल का प्रयोग खूब हो रहा है, वो भी भौम जल का प्रयोग हो रहा है, तो जल संसाधन की कमी तो होगा ही। जल प्रदूषण में वृद्धि। जल प्रदूषण जो है 3% जो अलवणीय जल है, मृदु जल है, मीठा जल है, वो भी प्रदूषित होता जा रहा है। इस वजह से और जल संसाधन की कमी होती जा रही है। तो ये जो है 5 कारण हैं जल संसाधनों की कमी के। प्रश्न दूसरा है, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए, मतलब जल विकास का मतलब यहाँ प्रयोग से है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भूगर्भिक जल का प्रयोग क्यों होता है?
क्या कारण है कि इन तीनों प्रदेशों में भौम जल का सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है? तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि यहाँ पर इन प्रदेशों में पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में वर्षा कम होती है, इसलिए धरातली जल पर्याप्त रूप में नहीं मिलता और भौम जल का प्रयोग अधिक होता है। क्योंकि वर्षा कम होती है तो धरातली जल पर कहाँ से जल रहेगा, वर्षा नहीं होगी तो भौम जल का प्रयोग ज़्यादा होता है पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में। एक कारण तो ये है। इन राज्यों की मिट्टी कोमल है, इसलिए नलकूप लगाना आसान है। इस वजह से नलकूप आसानी से लगते हैं और पानी भौम जल का उपयोग ज़्यादा होता है। तमिलनाडु में चावल की खेती ज़्यादा होती है और चावल की खेती को जल ज़्यादा चाहिए, ये भी एक कारण है जो भौम जल का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो आपको 3 कारण बताया गया। पहला कारण बताया गया कि वर्षा का कम होना, दूसरा बताया गया कि मिट्टी कोमल होने की वजह से नलकूप आसान है लगाना, और तीसरा तमिलनाडु में चावल की खेती ज़्यादा होती है जिसे जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इन सब कारणों से भौम जल का उपयोग इन तीनों प्रदेशों में ज़्यादा होता है। तीसरा प्रश्न है, देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है? आपको 3 सेक्टर अभी तक पढ़ाया जा रहा है, कृषि सेक्टर, औद्योगिक सेक्टर और घरेलू सेक्टर। तो ये कह रहा है प्रश्न कि अब कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होता जा रहा है, ऐसा क्यों? इसलिए कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना इसलिए है क्योंकि देश में उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाएं कृषि की अपेक्षा अधिक तेजी से उन्नत कर रही हैं। अब देखो, कृषि पर जोर कम दिया जा रहा है, उद्योग पर ज़्यादा दिया जा रहा है। उद्योग पर जब ज़्यादा दिया जाएगा तो कृषि क्षेत्र से ज़्यादा उद्योग में पानी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में उपयोग जो है पानी का अब कम होगा क्योंकि दिन प्रतिदिन औद्योगिकरण होता जा रहा है। चौथा प्रश्न है, लोगों पर संदूषित जल या गंदे पानी के उपभोग से क्या संभव प्रभाव हो सकता है? मतलब सीधा सा ये कहिए कि जनता पर जो गंदा पानी अगर जनता पिएगी तो उससे उसे क्या नुकसान होगा? तो विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन का रिपोर्ट ये बताता है कि भारत में 1/4 एक चौथाई रोग जो है संक्रामक रोग जल जनित है। जल के द्वारा ही तमाम 1/4 बीमारियां तो प्रदूषित जल से आती हैं, जैसे अतिसार, पीलिया, हैजा, आंतों के कृमि, ये सब प्रदूषित जल से उत्पन्न होती हैं। तीसरा प्रश्न है, देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए और इसके स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी निर्धारित करने वाले कारक बताइए। प्रश्न समझिए, जल संसाधनों की उपलब्धता के बारे में पूछ रहा है कि कितनी जल संसाधन की उपलब्धता है, और ये जल संसाधन पूरे भारत में समान रूप से नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। इसका कारण क्या है? तो पहले जल उपलब्धता की बात कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जल उपलब्धता है। भारत में देखिए, जल संसाधनों की उपलब्धता 4 स्रोत है, नदियाँ, झीलें, तलैया, तालाब। तलैया का मतलब छोटा सा तालाब। देश में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। खूब पूछा जाता है एक नंबर में कि भारत में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा कितने किलोमीटर है? तो 4000। अब आपको यह भी पता है कि जलीय स्रोत 2 तरह का होता है, धरातली जल, भौम जल। तो धरातली जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल जो है 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है, जिसका केवल 60% अर्थात 1122 घन किलोमीटर ही लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। आप इस आंकड़ा को ऐसे समझो कि वर्षा से कुल जल की मात्रा कितनी मिली? 4000 घन किलोमीटर। और धरातली जल और पुनः पूर्ति भौम से जो प्राप्त होती है वो कितनी मिली? 1869 घन किलोमीटर। इस 1869 घन किलोमीटर का 60% 1122 घन किलोमीटर होगा, इतना ही लाभदायक होता है। अब इसी प्रश्न में जोड़ा है कि जल की उपलब्धता के बाद कि अलग अलग असमानता क्यों है?
स्थानीय विभिन्नता क्यों है जल संसाधन का? तो देखिए, धरातली जल संसाधन और भौम जल संसाधन दोनों का अलग अलग देख लेते हैं। धरातली जल संसाधन जो है नदियों, तालाबों, झीलों, अन्य जलाशयों के रूप में मिलता है। सबसे अधिक धरातली जल नदियों में पाया जाता है। भाई, नदियाँ ही धरातली जल पर ज़्यादा पानी रखी हुई हैं। कुल धरातली जल का लगभग 60% भाग भारत की 3 नदियों में बहता है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इसका मतलब कि धरातली जल का बहुत बड़ा हिस्सा नदियों में, और वो भी 3 नदियों में, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से होकर बहती है। भौम या भूगर्भिक जल देखते हैं। पूरे भारत को हम 2 भागों में बांट लें। एक तो बांट लें मैदानी भाग, जिसे हम ये भी कह सकते हैं उत्तर भारत का मैदानी भाग, और दूसरा हम ये कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण भारत। प्यारे बच्चों, जो उत्तर मैदानी भाग है, यहाँ की जो मैदानी भाग है, जो ज़मीन है वो मुलायम है, प्रवेश चट्टानें हैं, मतलब पानी आसानी से नीचे रिस कर चला जाता है। और यही कारण है कि भारत के मैदानी भागों में भौम जल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जितना भौम जल पाया जाता है उसका 42% से अधिक जो है भारत के विशाल मैदान में ही मिल जाता है। 42% उत्तरी भारत में या एक मैदानी भागों में भौम जल ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें प्रवेश चट्टानें, मुलायम चट्टानें, छिद्र वाली चट्टानें होती हैं, जिससे पानी आसानी से नीचे रिस कर जा करके भौम जल को फिट रखता है, बढ़ा देता है वाटर लेवल को। अब इसके विपरीत जो दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भाग है, वो कठोर और अप्रवेशी चट्टानें बनी होती हैं। इसमें जल रिस कर नीचे नहीं जाता है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत में भूगर्भिक जल का अभाव है। तो इस प्रश्न में जल की उपलब्धता के बारे में पढ़ लिया, और जो भौम मतलब जल संसाधन है वो स्थानीय विभिन्नता क्यों है, ये आपने पढ़ लिया। अब प्रश्न तीसरे का दूसरा, जल संसाधनों का ह्रास सामाजिक द्वंद्वों और विवादों का जन्म देते हैं। इसे उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। जल संसाधन में जल आता है, जल के कारण प्रदेशों के बीच में, देशों के बीच में झगड़ा होता रहता है। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि उदाहरण सहित बताइए। आपको पता है कि पृथ्वी पर जो कुल जल 71% है, उसका केवल 3% ही अलवणीय जल है। अलवणीय जल का मतलब कि मानव के लिए उपयोगी है। बाकी जो 97% जल है वो लवणीय है, नमक वाला है, अप्रत्यक्ष रूप से मानव के लिए उपयोग नहीं होता है। उसमें केवल मछलियाँ पकड़ी जाती है या नौका के लिए प्रयोग होता है। बाकी जो है 3% ही खेती के लिए और मानव के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी है। अब जो अलवणीय जल है जो 3% है, मतलब नहीं, लवणीय मतलब लवण नहीं होता है, मीठा जल जिसे कहते हैं, इनकी उपलब्धता भी स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। कहीं पर ज़्यादा उपलब्ध है, कहीं पर कम उपलब्ध है, किसी समय में ज़्यादा उपलब्ध है, किसी समय में कम उपलब्ध। इसलिए स्थान और समय दोनों की बात हो रही है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। इसलिए इस दुर्लभ संसाधन का आवंटन और नियंत्रण पर तनाव, लड़ाई झगड़े राज्यों व देशों के बीच में होते रहते हैं। जब इनका अभाव है, ये दुर्लभतम मतलब दुर्लभ संसाधन है जल, तो नदियों के पानी को लेकर के राज्यों के बीच में, देशों के बीच में झगड़ा होते रहते हैं। जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच में कावेरी नदी का जल विवाद चल रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच में कावेरी नदी का जल विवाद है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी का जल विवाद है। गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा नदी का जल विवाद है। पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के बीच सतलज यमुना लिंक नहर पर जल विवाद है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जल संसाधन के बीच में उदाहरण सहित राज्यों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगला प्रश्न है,
जल संभर प्रबंधन क्या है? क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? प्यारे बच्चों, वीडियो 70 आई बटन पर क्लिक करके आप पढ़ें। ये जल संभर प्रबंधन पर ही ये वीडियो बना हुआ है कि जल संभर प्रबंधन क्या है और सतत पोषणी विकास में इसका क्या योगदान है, जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। ये वीडियो 70 में पढ़ाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आज पाठ पूरा हो गया, समझ में आ गया होगा कि जल संसाधन बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।